ये क्वेश्चन करा दिया, ये क्वेश्चन, हाँ ये वाले क्वेश्चन हो गए, ये ग्राफ वाले हो गए थे शायद, ये भी करा दिया था, ये नहीं कराया है। लास्ट क्लास की हेडिंग बताना जरा यार, उसमें क्या पढ़ाया है, क्वेश्चन हुआ है, कॉपी दिखाना जरा एक बार, ला कोई जो साथ में चलता है, साथ में ये ग्राफ बना दिया है, ठीक है, करा दिया है, ठीक है, समझ गए। हाँ भाई, तो चलो सब लोग रेडी हो जाओ, ठीक है। देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिटेल दे रहा था, तो सब कुछ पढ़ा दिया था मुझे जहां तक याद है। एक टाइप का क्वेश्चन आपने अभी नहीं किया है, उस टाइप का क्वेश्चन बताना बाकी है, और जो बची हुई चीजें हैं वो बताना बाकी है। बची हुई चीजों में मुझे लग रहा है शायद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस, है ना, और सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस, दो बातें बतानी बाकी है, और बाकी शायद बता रखा है आपको। तो चलो, हाँ वो एप्लीकेशन में है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सॉल्बिलिटी। देखिए बच्चों, आपको जो लास्ट क्लास में पढ़ाया उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या लास्ट क्लास में ये बात बता दी थी कि किसी भी मॉलिक्यूल का कंडक्टेंस उनके आयनों के कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है, और उसको कैसे लिखते हैं? जब मोलर कंडक्टेंस होगा तो कैसे लिखा जाएगा, जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा तो कैसे लिखा जाएगा, ये बता रखा है ना। तो बस ठीक है। अब जरा देखो यार, मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो हम कैसे करें। हमको कहा गया है कि सोडियम एसीटेट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे x1 है, 2 से 3 मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस दिया है, और चौथे मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है। 2 से 3 मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस दिया है, किसी चौथे मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको जरा समझते हैं। जैसे ये देखो, फिर उन्होंने कहा यार NaCl का भी आपको दिया है, ये देखिए, फिर उन्होंने कहा HCl का भी आपको दिया है, ये देखिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट भी दिया है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl भी दिया है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl भी दिया है। 3 मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस दिया है, और चौथे मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है। ये देखो, अब कैसे करोगे, बात ये है। तो यार देखो, कभी भी ऐसा हो कि 2-3 चीजों का मोलर कंडक्टेंस दिया और चौथे का पूछा जाए, तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट आज तक यूज करते हैं वही यूज करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने थर्मोडाइनमिक्स में यूज किया, जो कॉन्सेप्ट हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज किया,
वही कॉन्सेप्ट आज यूज करेंगे। हमें क्या करना है, ये एक तरह की इक्वेशन है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड। हमें कौन से आयन लाने हैं, एसीटेट आयन और एच आयन। क्यों? क्योंकि कल की क्लास में मैंने ये बात पढ़ाई है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पर क्या होता है, एटॉमिसिटी। एसीटेट आयन की एटॉमिसिटी कितनी, 1। एसीटेट के नीचे कितना लिखा है, 1। ये कैसे ब्रेक होगा, एसीटेट आयन प्लस एच आयन। तो एसीटेट के नीचे कितना लिखा है, 1। ये देखो, एसीटेट आयन को शॉर्टकट में आप ऑर्गेनिक में क्या लिख सकते हो, ACO निगेटिव। और ACO निगेटिव का मतलब एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एच आयन। ये देखिए, तो यार ये और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब चाहे इसकी वैल्यू निकालो चाहे इसकी वैल्यू निकालो, यही तो हुआ। किसी एक की वैल्यू हम निकाल दें, चाहे हम इसकी वैल्यू निकाल दें चाहे हम इसकी वैल्यू निकाल दें, तो हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं बता देते हैं अभी आपको। क्योंकि एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस बराबर है एसीटेट आयन के मोलर कंडक्टेंस के प्लस एच आयन के मोलर कंडक्टेंस के। इसका कंडक्टेंस इसके कंडक्टेंस का सम कर दोगे तो एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। क्लियर है? अब देखो कैसे निकलेगा, गौर से समझिएगा सब लोग, ध्यान दो। हमें क्या चाहिए, एसीटेट आयन। आवाज नहीं करो, हमें क्या चाहिए, एसीटेट आयन। वो देखो ये आ गया, क्लियर, इससे एसीटेट आयन मिल गया। हमें क्या चाहिए, एच आयन, वो ये आ गया। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2 कहा, इसको इक्वेशन 3 कहा। हमें एसीटेट आयन चाहिए, वो इसके पास है। हमें एच आयन चाहिए, वो इसके पास है। इन दोनों को जोड़ दिया क्योंकि यहां प्लस का साइन है, तो एसीटेट आयन मिल गया, एच आयन मिल गया। मगर जब इन दोनों को जोड़ा तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। हमें ये दोनों नहीं चाहिए तो मैंने इससे माइनस कर दिया। तो माइनस करोगे तो ये और ये कट गए और ये कट गए, तो मैंने माइनस कर दिया 2 से। तो जो आप लेफ्ट में करते हो वही आप राइट में करते हो। मैथ में यही तो करते हैं, आज भी यही कर रहे हैं। आपने इसको और इसको जोड़ा तो ये और ये जुड़ गए, 2 को माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। तो जब आपने इसको इसको जोड़ा तो एसीटेट आयन आ गया, एच आयन आ गया, साथ में Cl आयन और Na आयन भी आए। माइनस कर दिया इससे तो Na से Na कट गया, Cl से Cl कट गया, तो बचा क्या, एसीटेट आयन और एच आयन, ये आला। और राइट में क्या बचा, इन दोनों को जोड़ा था, इसको माइनस किया था। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कितना आ गया, x1 प्लस x3 माइनस x2। ठीक है, तो जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमको बस इस तरह से सॉल्व कर देना है जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे मैथ्स में। एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, देता क्या हूं, डायरेक्ट प्रिंटेड फॉर्म में देता हूं, यही है शायद, हाँ ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो करते हैं। हमसे क्या कहा जा रहा है, जरा गौर से देखो। हमसे कह रहा है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो हमें किसका मोलर कंडक्टेंस दिया है, बेरियम क्लोराइड, कितना दिया है, 280। फिर दिया है H2SO4, कितना दिया है, 860। फिर दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 426। पूछ किसका रहा है, बेरियम सल्फेट का पूछ रहा है। मैंने क्या पढ़ाया, इसको बिल्कुल मैथ्स की तरह सॉल्व करो। हमें बेरियम आयन चाहिए, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। हमें बेरियम आयन चाहिए, भाई के पास है तो 1 प्लस सल्फेट आयन चाहिए, इसके पास है। जो 1 और 2 को जोड़ा तो बेरियम आयन मिल गया, सल्फेट आयन मिल गया। मगर
2 HN एक्स्ट्रा मिल गए और 2 Cl एक्स्ट्रा मिल गए, और ये हमें नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 HN से 2 HN कटने हैं, 2 Cl से 2 Cl कटने हैं। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया। जोड़ा तो ये उड़ गया और ये उड़ गया, ये दोनों बच गए। अब जो राइट में वही लेफ्ट में। अब लेफ्ट में क्या हुआ है, राइट में क्या हुआ है, इन दोनों को जोड़ा है, इसको माइनस किया है, तो आंसर बचा, ये आंसर आ गया। बात समझ पाए? अच्छा गौर सुनिएगा, यहां पे अभी खेल है। खेल क्या है, ये वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया हमारा। हमने क्या किया, वही किया। हमें बेरियम आयन चाहिए था, सल्फेट आयन चाहिए था, तो बेरियम आयन और सल्फेट आयन को जोड़ दिया। इनको जोड़ा क्यों, क्योंकि बेरियम आयन और सल्फेट आयन चाहिए। जब जोड़ा तो 2 HN आ गए, 2 Cl आयन आ गए, तो मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस किया, क्योंकि 2 HN काटने, 2 Cl आयन काटने, कट गया। मगर ये मोलर कंडक्टेंस दिया है, मान लो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया होता, हर जगह पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई ना होता, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई नहीं चलता है। तो यही क्वेश्चन यदि मैं ऐसे देता तो आंसर अलग आता। ध्यान दो, देखो सबके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिए हैं, BaCl2 280, H2SO4 कितना दिया है 860, और HCl 426। अब हम पूछ रहे हैं बेरियम सल्फेट। तो अब नंबर मैटर नहीं करता है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट सबके बराबर होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिए हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 इज दिस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H2SO4 इज दिस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl इज दिस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 बताओ। तो हमें बेरियम आयन चाहिए 1, सल्फेट आयन चाहिए 2, इन दोनों को जोड़ा, अब HN एक्स्ट्रा आ गया, Cl आयन एक्स्ट्रा आ गया, तो 3 को माइनस कर दिया। मगर अब 2 का मल्टीप्लाई नहीं लिखेगा, क्यों, क्योंकि जब इसकी इक्वेशन लिखी गई होगी तो 2 आया ही नहीं होगा। कल लिखना सिखाया है कि इक्विवेलेंट की इक्वेशन में एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई नहीं चलता है, तो इसकी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई आया ही नहीं होगा। यदि मान लो, थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, इसको x मानते हो, इसको y मानते हो, तो ये लिखा होगा x प्लस वाई, x प्लस 2y नहीं लिखा होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट में एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई नहीं आता है। ये है z और ये है कुछ p मान लो यार, तो ये z प्लस p लिखा होगा, 2z प्लस p नहीं लिखा होगा, और ये z प्लस y लिखा होगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x और p की। तो मैंने क्या किया, इसको और इसको जोड़ दिया और इससे माइनस कर दिया, तो ये माइनस है, ये दोनों प्लस है, तो जब ये माइनस है तो जेड से जेड कट गया, ये माइनस है तो ये कट गया, x प्लस पी आ गया। x प्लस पी चाहिए हमें, ये देखो, तो यहां पे मल्टीप्लायर नहीं आया है। हाँ कहा हो, मोलर दिया, इक्विवेलेंट निकालना है तो करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन में कहा है कि ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया, इसको छोड़ दिया, उसका तो सोल्यूशन आ गया। अब मैंने नया क्वेश्चन बनाया है। नया क्वेश्चन क्या बनाया है कि सबका इक्विवेलेंट दिया है, आपने शुरुआत से सुना नहीं होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 is this, equivalent conductance of H2SO4 is this, equivalent conductance of HCl is this, calculate equivalent conductance of barium sulfate। मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो इसको मोलर क्यों बनाएंगे हम।
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमेशा इस तरह से चलता है ना, तो वो किया है। मोलर दिया होता है, इक्विवेलेंट पूछ रहा होता है तो कन्वर्ट करना पड़ता है, और कन्वर्ट करने के लिए वही फार्मूला लगाते जो पीछे पढ़ाया था। तो यार क्वेश्चन ध्यान देना पड़ेगा कि मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, मोलर कंडक्टेंस दिया है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने में आपको अलग अलग तरीके यूज करने हैं। कॉन्सेप्ट वही है, इसमें एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई चलेगा, उसमें चलेगा ही नहीं। तो जरा सा कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, यदि तुम जोश में रहोगे तो निपट जाओगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसका आया, पता चला तुमने वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रखा है, आंसर गलत आ जाएगा। क्वेश्चन इसका आया, उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व है, उसका आया इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व है, तो भी गलत है। तो जरा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में दिया क्या है, मोलर कंडक्टेंस देके मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, बिल्कुल मैथ्स की तरह चलोगे। मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछेगा, ऐसे चलोगे। वहां एटॉमिसिटी से कोई लेने देने नहीं है, उसके कितने नंबर है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होते हैं। और ये उस जगह पे बता के भी आया हूं, लास्ट क्लास में ये सारी बातें बताई हैं। यहां तक क्लियर है सबको? बात समझ पा रहे हो कैसे कर लोगे इस क्वेश्चन को? अच्छा, यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे तो अब हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग पे और अगले क्वेश्चन पे, सॉल्बिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। देखो, सॉल्बिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो, है ना, वहां पे हमने एस निकाला, यही तो निकाला है। मगर अब आप सॉल्बिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस पढ़ रहे हो। कैसे पढ़ा जाता है मैं समझाता हूं आपको, बहुत सिंपल है, लिखते ही खत्म हो जाएगा, गौर समझिएगा। सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट आप किस में लिखते हो? एक्टिव मास के फॉर्म में लिखते हो। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है, ध्यान होगा सबको। एक्टिव मास का मतलब हुआ मोल पर लीटर में लिखते हो, ध्यान है कि नहीं? जबकि सॉल्बिलिटी की डिफिनीशन मैंने ग्राम पर लीटर पर लीटर है, मगर जब क्वेश्चन में वैल्यू डालते हो तो मोल पर लीटर डालते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें जो कंसंट्रेशन लिखा जाता है वो एक्टिव मास है। एक्टिव मास का मतलब मोलरिटी, मोल पर लीटर। तो यहां पर सॉल्बिलिटी मोल पर लीटर में है, डिफिनीशन ग्राम पर लीटर में है। तो यार सॉल्बिलिटी मोल पर लीटर में है, और मोलरिटी की जरा बताना, मोलरिटी ऑफ सॉल्ट क्या लिखोगे? तो मोलरिटी ऑफ सॉल्ट वो भी तो मोल पर लीटर होगी, मोलरिटी तो मोल पर लीटर होती है। इसका मतलब दोनों सेम बात है, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालने को बोल दे, मोलरिटी ऑफ सॉल्ट निकालने को बोल दे, या सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट निकालने को बोल दे, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है ही नहीं। तो इसका मतलब m बराबर है s के। तो आप इस फार्मूले में ये देखो, हमारा लैम्डा m का फार्मूला ये है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कापा इंटू 10⁻³ m। तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, s डाल सकते हो, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट डाल सकते हो। तो जब भी सॉल्बिलिटी पूछी जाए तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन या मोलरिटी ऑफ सॉल्ट निकाल देना, जो मोलरिटी ऑफ सॉल्ट निकालोगे वही सॉल्बिलिटी होगी, मगर वो सॉल्बिलिटी किस यूनिट में निकलेगी? मोल पर लीटर में। ये जो सॉल्बिलिटी है, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट है, इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। यदि ग्राम पर लीटर में कहता है कि ग्राम पर लीटर में चाहिए, तो आप बना लेना, मैंने ये पढ़ा रखा है कि मोल पर लीटर, यदि कहीं ग्राम पर लीटर चाहिए
तो हम क्या करते हैं, मोल पर लीटर में, ये देखो, मोल पर लीटर में क्या कर देते हैं, मालिकुलर मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मोल में मालिकुलर मास का मल्टीप्लाई करो, ग्राम बन जाता है। तो ग्राम पर लीटर आ जाएगा यदि मोल पर लीटर में मालिकुलर मास का मल्टीप्लाई कर दो। तो मालिकुलर मास का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे वो ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। मगर इस फार्मूले से जो निकलेगी हमेशा मोल पर लीटर में निकलेगी, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि मोलरिटी को सॉल्बिलिटी के बराबर किया गया है। तो बस यार इतना ही पढ़ाना था। तो फिर से समझ लो, यदि कहीं पर ऐसा कहता है कि सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट निकालो, तो तुम क्या करोगे, मोलरिटी ऑफ सॉल्ट निकाल दोगे। मगर वो सॉल्बिलिटी मोल पर लीटर में आएगी। ऑप्शन मोल पर लीटर में है तो टिक कर दिया, ग्राम पर लीटर में है तो मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे। इस पर क्वेश्चन नीट में अभी तक नहीं आया, बुकों में है, नीट में पीवाईक्यू फॉर्म में अभी तक नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और साथ में ये ध्यान रखेंगे अभी तक पेपर में नहीं आया है। तो इसका मतलब आप सब कुछ जब सीख लो, सब कुछ जब तुम्हें याद रहे तब इस पे आओ, उससे पहले नहीं। और वैसे इस पे करना कुछ नहीं है, एमई तो निकालना है। बच्चों ने कहा सर क्वेश्चन कैसे आएगा, नहीं आया है तो आएगा तो कैसे, तो एक क्वेश्चन करा देता हूं। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमेट इज, मतलब कापा की वैल्यू दी है, क्या दिया है आपको, कापा दिया है। कह रहा है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज कापा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? अच्छा, द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन, सिल्वर आयन का मोलर कंडक्टेंस दिया है, बीआर आयन का मोलर कंडक्टेंस दिया है, एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली। द सॉल्बिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन ग्राम पर लीटर में चाहिए, ठीक है, मालिकुलर मास ऑफ एजीबीआर दिया है। मैंने कहा ठीक है, मतलब तुम क्या पूछ रहे हो, सॉल्बिलिटी पूछ रहे हो, तो हम क्या निकालेंगे, मोलरिटी निकालेंगे, है। कापा दिया है, कापा की वैल्यू कापा है। अब जरा देखो कापा किसका दिया है, एजीसीएल का। सॉल्बिलिटी किसकी पूछ रहे हो, एजीसीएल की। तो मोलर कंडक्टेंस किसका लिखोगे, एजीसीएल का, है कि नहीं। अब ओ सॉरी एजीबीआर, तो एजीबीआर का मोलर कंडक्टेंस दिया ही नहीं है। सॉल्बिलिटी किसकी पूछ रहा है, एजीबीआर की। तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी किसकी रखोगे, एजीबीआर की। मोलर कंडक्टेंस किसका रखोगे, एजीबीआर का। तो कापा की वैल्यू तो दी है, कापा 10 की पावर 3। एस निकालना है, कहीं से ये जुड़ जाए। आयन का कंडक्टेंस दिया है, मॉलिक्यूल का निकालना है। इतनी देर से यही तो सिखा रहे हैं हम लोग। कैसे निकालोगे, उनके आयनों के कंडक्टेंस का सम, 1 एटॉमिसिटी इनटू कंडक्टेंस ऑफ एजी आयन, एटॉमिसिटी इनटू कंडक्टेंस ऑफ बीआर आयन। तो x प्लस वाई वैल्यू आ गई, उठा के यहां डाल दिया। तो s इक्वल टू ये आ गया। अब यूनिट क्या आई, यदि आंसर मोल पर लीटर में होता तो हमारा आंसर आ गया, मगर वो पूछ रहा है ग्राम पर लीटर में बनाओ। तो मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर बनाने के लिए मालिकुलर वेट का मल्टीप्लाई, कापा इंटू 10 की पावर 3 इंटू मालिकुलर वेट 188 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब आप चेक कर लो ऐसा आंसर का है, ठीक है। तो यदि कहीं सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, इसका मतलब वो मोलरिटी ऑफ सॉल्ट पूछ रहा है। बस आप यूनिट पे फोकस रखिएगा कि ऑप्शन किस यूनिट में दे रहा है, ग्राम पर लीटर में दे रहा है या मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर दे रहा है तो निकल आया है, ग्राम पर लीटर कह रहा है तो मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन नीट में अभी तक नहीं आया है, जेई में आता है,
मगर नीट में पूछा जा सकता है, क्योंकि बुरा कुछ नहीं है। आप मोलरिटी निकालते ही रहते हो, बस मोलरिटी तो पूछ रहा है वो, बस मोलरिटी का नाम चेंज कर दिया है, सॉल्बिलिटी कर दिया है। बात समझ पा रहे हो सब लोग? कैसे करना है समझ पा रहे हो? मोलरिटी निकालनी है, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट मोलरिटी ऑफ सॉल्ट के बराबर है। ये देखो मैं सारा कुछ कॉन्सेप्ट लिख दिया है। तो जो मोलरिटी है वही सॉल्बिलिटी है, बस इस सॉल्बिलिटी की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर होगी। ऑप्शन ग्राम पर लीटर में है, तो मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर देना। कर लोगे? तो बच्चों ने कहा ठीक है सर। अब देखो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस, ये हेडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में इसका क्वेश्चन आ चुका है, दोनों के पेपर में आता है, नीट में भी आता है, जेई में भी आता है। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इस पर आप क्वेश्चन भी करिए और ये इंपॉर्टेंट भी है। कैसे करना है अभी सिखा देते हैं कि कैसे करना है। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा। अब अल्फा होता क्या है, गौर सुनिए। मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन। फाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? नॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितना है? नोन है। मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन। फाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब तुमने पानी कम मिलाया है, पानी कम मिलाया है तो इनफाइनाइट तक नहीं पहुंचे हो। फाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है नॉन कंसंट्रेशन, उसका कुछ कंसंट्रेशन है। डिवाइडेड बाय गौर सुनिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, नहीं तो उल्टा सीधा कर दोगे, सेम इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0। देखो उसी मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस किसी नॉन कंसंट्रेशन पे, उसी मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उनके रेशियो को अल्फा कहा जाता है। उनके रेशियो का अल्फा कहा जाता है, मतलब ये लैम्डा एम वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। ये देखो मान लो मोलर कंडक्टेंस ना दिया जाए तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यूज कर सकते हो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट नॉन कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मगर यूनिट सेम होनी चाहिए। ये मोलर है तो ये भी मोलर होगा, ये इक्विवेलेंट है तो ये भी इक्विवेलेंट होगा। दूसरा ये देखो, आपको ये भी ना दिया जाए तो आप कंडक्टेंस डाल दो, कंडक्टेंस एट नॉन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बस यूनिट सेम हो। ये ऊपर कंडक्टेंस तो नीचे भी कंडक्टेंस, इनमें से कोई भी यूज कर लो, जो आपको दिया जाए उसी हिसाब से क्वेश्चन को बना लो। ये देखो तो अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन मतलब नॉन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, जिसका ऊपर लिखा जाएगा उसी मॉलिक्यूल का नीचे लिखा जाएगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब मोलर कंडक्टेंस दिया हो तो उनका रेशियो निकाल दो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हो तो उनका निकाल दो, कंडक्टेंस दिया हो तो उनका निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब फार्मूले वैलिड है। तो आप इसमें से कोई एक लगा सकते हो, पहले तो फार्मूले समझ लो। बात समझ में आ गई है? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? जिसका मोलर कंडक्टेंस रखोगे ऊपर उसी का नीचे रखना है, बट डिफरेंस किस बात का है? ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला है और ये पार्सली डाइल्यूशन वाला है। ठीक है, इतना डिफरेंस है। किसी कंसंट्रेशन पे जो वैल्यू दी होगी वो ये होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू जो दी होगी वो ये होगी।
अब तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं एक क्वेश्चन करूंगा, तो देखो मैं क्वेश्चन बताऊं, आप देखो, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एस्टिक एसिड, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एस्टिक एसिड एट 0.1 molar solution and infinite dilution is 0.12515 and 3.0 into 10 की पावर -2 Siemens centimeter square mole inverse respectively. Calculate degree of dissociation of एस्टिक एसिड। ठीक है, ए अल्फा की वैल्यू 20%, अल्फा की वैल्यू 3%, अल्फा की वैल्यू 5%, अल्फा की वैल्यू नन ऑफ दीज। ये देखो, अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने बना दिया है। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एस्टिक एसिड एट 0.1 मोलर सोल्यूशन एंड इनफिनाइट डाइल्यूशन इज दिस। नॉन कंसंट्रेशन पे दिया है, वो क्या है? लैम्डा एम वी। इनफिनाइट डाइल्यूशन पे जो दिया है वो ये है, तो आपने वैल्यू लगा दी। ये देखो, वैल्यू पॉइंट, अब कट्टम काट खेलो। अब परसेंटेज बनाना है तो 100 का मल्टीप्लाई है ना, तो कितना आ गया? 5% आ गया। चेक करो आया कि नहीं आया, देख लीजिए सब लोग। क्लियर है? कर लोगे? अब वो घुमा क्या सकता है? घुमा ये सकता है कि हो सकता है ये वैल्यू आपको डायरेक्ट ना दे, जैसे मैंने दे रखी है। अब मुझे इस क्वेश्चन को घुमाना होता तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे सेट कर देता, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m एस्टिक एसिड सोल्यूशन इज 0.15 into 10 की पावर -2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। if conductance of acetate ion and H ion at infinite dilution is x and y Siemens centimeter square mole inverse. कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एस्टिक एसिड। अब फार्मूला ये है, बाई अल्फा किसका निकालना है? एस्टिक एसिड का। तो मोलर कंडक्टेंस किसका चाहिए? एस्टिक एसिड का। मोलर कंडक्टेंस किसका चाहिए? एस्टिक एसिड का। इसकी वैल्यू नहीं दी है, एसीटेट आयन का दिया है, एच आयन का दिया है, एस्टिक एसिड का इनफिनाइट डाइल्यूशन पे थोड़ी दिया है। तो अब आपको निकालना पड़ेगा कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे किसी मॉलिक्यूल का कंडक्टेंस उसके आयनों के सम के बराबर, फिर जाके इस फार्मूले में डालते तो काम बढ़ गया, थोड़ा टफ हो गया। अब मान लो और टफ करना है तो दोनों की वैल्यू मत दो, दोनों को निकालो और यहां डालो। इतना टफ क्वेश्चन ये है। अब देखो इसमें दिया ही नहीं है, दोनों की वैल्यू निकालो डालो। ऐसा क्वेश्चन आपके टफेस्ट क्वेश्चनों में से एक काउंट होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू निकालनी है, डालनी है। दोनों को गायब कर दिया। देखो लैम्डा एम इनफिनाइट, ये मन की आंखों पे थोड़ा जोर देना है। हाँ, लैम्डा एम इनफिनाइट फॉर NaCl, HCl, Na। अब पढ़ोगे क्वेश्चन तो अपने आप समझ जाओगे, नीचे तक क्वेश्चन तो पढ़ो पहले। R 126.4
424.9, 100.5 Siemens centimeter square mole inverse respectively. If the conductivity of 0.001 mHa, मतलब A क्या है, एसिड का कॉन्जुगेट आयन है, HA एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट आयन A है, उसका सॉल्ट वो दिया है, इज 5 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का टफेस्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आप यही बर्बादी मचा सकते हो कि पूरे फार्मूले में जो चीज चाहिए उसमें से कुछ ना दो, सब बच्चे को निकालना पड़े। सॉरी, ना तो मैंने ये डायरेक्ट दिया ना ये डायरेक्ट दिया। क्यों? आपको किसका अल्फा निकालना है? HA का। तो नॉन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस किसका चाहिए? HA का। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस किसका चाहिए? HA का। कुछ नहीं दिया, देख लो। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे भाई का कंडक्टेंस दिया है? नहीं दिया है। HA तो दिया ही नहीं है? NaCl दिया है, HCl दिया है, Na दिया है, HA थोड़ी दिया है। हमें किसका चाहिए? HA। तो अब हम इसको सेट करेंगे। कैसे निकालते हैं? पढ़ा रखा है, डायरेक्ट कर रहा हूं, डरना नहीं। A चाहिए, H चाहिए, ये मिल गया, A चाहिए, ये मिल गया, तो इन दोनों को जोड़ दो तो 425.9 प्लस 100.5। जब इन दोनों को जोड़ा तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, इससे माइनस कर दो। जब तुमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 400। क्लियर? अब ये तो मिल गया, इसको जाके यहां रख दिया। अब नॉन कंसंट्रेशन पे देखो क्या दिया है, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 mHa इज इतनी, कंडक्टिविटी दी है मतलब कापा दिया है, तो लैम्डा m निकाला, कापा इंटू 10⁻³ अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी कितनी है? 10⁻⁻3। बात समझ पाए? डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू डाल दी है, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू डालिए। समझ तो पा रहे हो ना सब लोग? कापा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई मोलरिटी। मोलरिटी ये देखो 10⁻⁻3, इसको इधर उधर कर लो, 50 आ गई, इसको भी डाल दो, कट्टम काट खेल लो। आगे आंसर। तो सबसे टफेस्ट क्या हो सकता है कि तुम दोनों ना दो, दोनों हमें निकालने पड़े हैं। अब जैसे इन्होंने किया है, दोनों निकालने पड़े हैं, तो आपके फॉर्मेट में मेरे हिसाब से यहां तक ही खेल पाएगा, या तो वो दोनों डायरेक्ट दे देगा या फिर वो इसको फंसा देगा, बस इससे ऊपर वो नहीं जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइमिंग का भी खेल है। इसके ऊपर जाता है तो फिर ये केस है कि सबसे ऊपर केस कोई बना सकते हो तो फंसा सकते हो, तो यहां कर सकते हो कि हम कुछ दे ही नहीं रहे, तुम अपना दोनों चीजें निकालो फिर वैल्यू में डालो। अब आपने जिद की है तो एक और बता देता हूं। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनाइट कैसे आया? HA की मोलर कंडक्ट, हाँ हाँ, ये क्या? हाँ, ये 400 जो आई है ना, हाँ एक मिनट समझा देता हूं। आपको क्या दिया है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl, NaI। हमें मगर यहां क्या डालना है? HA की डालनी है। तो 3 मॉलिक्यूल की मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे दी है, तो चौथे की निकाल पाओगे? अभी पीछे पढ़ाया है। हमें H आयन की चाहिए थी, वो भाई के पास है। A आयन चाहिए, वो इसके पास है, तो इन दोनों को जोड़ दिया। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, देखो जुड़ गई। माइनस मैंने अब डायरेक्ट कर दिया, जो पीछे क्वेश्चन में सिखाया है वो अब इस बार डायरेक्ट कर रहा हूं। अब Cl आयन और Na आयन ज्यादा आ गए, तो इसके पास Cl है, Na है, तो माइनस कर दिया, तो Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, माइनस कर दिया, वो वैल्यू इतनी आ गई, उठा के डाल दी, है ना? ये है मतलब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है।
ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए तब एक क्वेश्चन बना ये वाला, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व होने पे एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बात समझ गए? जनता सही चल रही है? अकेले तो नहीं चल रहा हूं? तो फिर इसको कर डालो, बताओ। बताइए। हाँ भाई, इंक्रीज आपने क्या किया है, डाइल्यूट किया है। तो डाइल्यूट करने पे क्या होता है, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करते हैं। तो कंडक्टेंस इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट। क्या हुआ? तो मतलब कंडक्टेंस तो बढ़ेगा ही ना। हाँ, वो उसका रीजन बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? कंडक्टेंस का, हाँ। एक मिनट, इस बच्चे का क्वेश्चन सुन लो सब लोग। NaCl और NaCl ले लिया, BaSO4, इसमें करना क्या है? कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? NaCl का ज्यादा होगा। एक्चुअल में BaSO4 में बेरियम आयन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना बड़ा हाइड्रेटेड आयन होगा। फिजिकल केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रेशन एनर्जी पड़ी होगी, तो वहां पर साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन भी पड़ा होगा। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उतने ज्यादा वाटर आप ऐड कर पाओगे। हाइड्रेटेड आयन क्या है, बड़ा हो गया तो पानी में दौड़ कैसे लगाएगा, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक पोर्शन आपने पूरा खत्म कर लिया है। अब कंडक्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, उसका पूरा पोर्शन खत्म। कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी बुक से कहीं से भी करो, कंडक्टेंस पूरा खत्म हो गया, एक पोर्शन खत्म। अब हम लोग सेल वाले पोर्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। कंडक्टेंस का कुछ भी कर सकते हो, सेल का कुछ मत करना जब तक मैं कहूं नहीं, ठीक है। जब सारा पड़ जाएगा तब बताऊंगा कि आप सेल के क्वेश्चन कर सकते हो, उससे पहले नहीं। उससे पहले जो क्वेश्चन मैं कराता रहूं बस वही करते रहो। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, अब इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है। आपका इन्वर्टर, आपका मोबाइल, ये सब क्या करते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, जो केमिकल है, जो केमिकल है उस केमिकल की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही तो करता है। लाइट चली गई, लाइट चली गई तो आपके इंस्ट्रूमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं, केमिकल एनर्जी थोड़ी चलते हैं। आप इसके पीछे थोड़ी एसिड और वो बेस डालते हो कि इसमें एसिड और बेस डाल दिया, इसमें तो आप लाइट ही सप्लाई करते हो ना, करंट ही सप्लाई करते हो ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो। तो केमिकल एनर्जी जो हमारी है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जब लाइट चली जाती है जो काम इन्वर्टर कर रहा होता है, जो काम आपके मोबाइल की बैटरी कर रही होती है, ठीक, पहला पॉइंट। अब उल्टा कर दो, लाइट आ गई, तो जब लाइट आ जाती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने लगती है। तभी तो आपका इन्वर्टर 4-5 घंटे बाद बंद हो जाता है। मान लो पूरे दिन के लिए लाइट चली जाए तो तुम कहते हो अरे यार इन्वर्टर 4 घंटे चला फिर बंद हो गया, कैसे बंद हो गया भाई, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी थी, बनाता रहता। इसका मतलब वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है, नहीं तो बनाता रहे क्या दिक्कत है ना, प्रोसेस चलता रहे, मगर वो बंद हो जाता है। केमिकल एनर्जी को उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब लाइट आई, तो लाइट आई तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में फिर स्टोर हो गई, उल्टा होने लगा, उल्टा होने लगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है, यही है
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एक कॉमन नेम है और उस प्रोसेस को क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करो। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी में। ऐसे प्रोसेस का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल मतलब केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? यदि कहीं लिखा है कि यार ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है तो तुम क्या समझोगे? केमिकल या तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा होगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही होगी, है कि नहीं? अच्छा, अब गौर से आगे बढ़िए। किसी ने कहा यार ये सेल क्या होता है, तो देखो गौर समझिए। जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उस डिवाइस का नाम सेल रखा जाता है। जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उस डिवाइस का नाम सेल रखा जाता है। मान लो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं तो हम इसका नाम सेल रख देंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है इसका मतलब केमिकल एनर्जी या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो। वो डिवाइस है, वो दिखने में कैसी है उससे हमें लेना देना नहीं है। जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है उसका नाम सेल रख दिया है। तो सेल क्या होता है? एक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, वो कैसी है अपने को कोई लेना देना नहीं है। ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनको सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का मतलब अब दिमाग में सेट होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में, केमिकल इलेक्ट्रिकल में, कोई एक काम हो रहा हो। तो सेल क्या है? इट इज ए डिवाइस in which electrochemical process take place. Electrochemical process take place. बात समझ गए? सेल क्या होता है? वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसका नाम सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन। क्लियर है दोनों बातें? बच्चों ने कहा यार सर सही है, तो मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ जाएंगे। टाइप ऑफ सेल। सेल दो तरह के होते हैं। देखिए क्या हुआ, अभी न डरो, अभी डरने वाली चीज आएगी। इलेक्ट्रो केमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब गौर सुनो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अब जरा देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं और हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, जरा देखो। जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उस सेल का नाम रखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। और यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसका नाम रखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसका नाम क्या रखोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो यहां तक मैंने जो पढ़ाया समझो।
केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन। ऐसा कन्वर्जन कहीं हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस जहां पर भी हो रहे होते हैं तो उस डिवाइस को सेल कहते हैं। दो तरह के होते हैं, यदि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रही है तो उस सेल का नाम रख दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसको कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इतनी बात अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की। अब इसमें से आपको जरा समझना है, देखिए इससे आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, इससे आते हैं 1 क्वेश्चन या 0 क्वेश्चन। मगर ये जो मैंने डाटा लिखा है 2023 या उससे पहले का लिखा है, 2024 में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से 2 क्वेश्चन आए। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला क्वेश्चन है वो इसी में आता है, इसी सेल के अंदर है, फैराडेज लॉज सब इसी सेल के अंदर है। तो इससे इस बार 2 क्वेश्चन आए, इससे 1 क्वेश्चन आया है, कंडक्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं। टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं पूरे चैप्टर से, 3 या 4 या 2 रेयर केस है ना, कोई अफलातूनी काम कर दो तो 2, नहीं तो 3 या 4। 3 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से इससे हमेशा क्वेश्चन आता है 1 या 2, या तो इससे 1 आता है या फिर उससे 1 आता है। कभी कभी अफलातूनी काम हो गया तो 2 इससे आ गए 1 इससे आ गया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन पूरा। तो इस पोर्शन में ये वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लेंदी भी यही वाला पोर्शन है। ये वाला पोर्शन पूरा एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ये वाला पोर्शन लेंदी है। अब हम एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो यार हम पढ़ेंगे क्या, गैल्वेनिक सेल को, कि ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये क्या होता है किस तरह से काम करता है। बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट खूब है, चैप्टर भी टफ माना जाता है मगर है नहीं। टफ तब माना जाता है जब आपको बिल्कुल ही नॉलेज ना हो, या ठीक है हम कंफ्यूज तुम्हें करें तो टफ है, मगर हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, टेंशन ना लो। बस जितना बताएं उतनी चीज याद जरूर रखना। अब पता चला पढ़ के भूल जाते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अब जो पढ़ा दिया गया उसको याद रखना आपका काम है, यदि सिलेक्शन चाहते हो। नहीं तो यार पूरी जिंदगी पढ़ सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है ना। ना तो किसी को पैसे लेने में कोई दिक्कत आती है और ना सीटों में बैठने में कोई दिक्कत आती है। आप पढ़ते रहोगे, लोग पढ़ाते रहेंगे, लोग उन लोगों में मैं भी हूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूंगा। आप 5वां ड्रॉप लो रहोगे तब भी मैं पढ़ा ही रहूंगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि मैं कहूंगा नहीं यार तुम मत पढ़ो, पढ़ा ही रहूंगा। तो आप कोशिश ये करो कि इतना सीख लो, जो बातें बताई जाए उसको ध्यान रखो। आप देखते होगे नोटबुक लिखी होगी, उसमें फर्जी बातें होती ही नहीं है। मैं फर्जी बातें लिखता ही नहीं हूं, जो पेपर में आएगा और जो पढ़ाया जा रहा है वही आएगा, इसकी भी गारंटी दे रहा हूं। मगर भैया उतना तो तैयार करना ही पड़ेगा, उससे भी कम चाहते हो तो फिर निकल जाओ ऊपर। क्यों, क्योंकि वहां बैठ के ही वो सिलेक्शन करा सकते हैं। इंसानों में औकात नहीं है कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए, वो भाई ऊपर ही वाला कर सकता है, उसके लिए मिलना पड़ता है, ठीक है ना। तो जरा थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई पे फोकस करें। हाँ, अब देखिए गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे काम करता है बताता हूं। देखिए, हाँ मैं आपके साथ सिर्फ मेहनत कर सकता हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। देखिए आप लोगों के लिए एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं। बातें नहीं करो, जब तक मैं फिगर बना रहा हूं आप भी साथ में बना लो। हाँ, आप अपने हिसाब से फिगर बनाएं। देखो बच्चों,
छापो भाई। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, है ना, नहीं तो बुरा मानेगा ये। इधर भी कर देते हैं। ये देखिए, यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। मक्कार लौंडो, बना लो फिगर। समझ रहे हो ना, जैसे पेपर हमको देना है, हम डटे पड़े हैं और वो सब अपना फर्जी में बातें कर रहे हैं। अब जरा देखो बच्चों, हाँ, आंखें खराब कर देता है ये। अब जरा देखो, अब एक एक करके आपको नॉमेनक्लेचर करता हूं, समझाता हूं, ठीक है। देखिए, ये जो आप उल्टा यू देख रहे हो, इसको नाम दिया जाता है सॉल्ट ब्रिज। कैसे काम करता है, क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। ये जो है, ये जिंक रॉड है, और जिस रॉड को डालते हैं उसी रॉड के आयन का कंसंट्रेशन ले लेते हैं। जिस रॉड को डाला उसी रॉड के आयन का कंसंट्रेशन ले लिया। ये कॉपर रॉड है और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन, ये देखो, क्लियर है। अब मैंने क्या किया है, ऊपर मैंने जाके इसको वोल्टामीटर से जोड़ दिया है, क्योंकि मुझे वोल्टेज पढ़ना है कि कितना वोल्टेज जनरेट होगा जब केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हमें वोल्टेज बनाना है। जो वोल्टेज बनेगा वो वोल्टामीटर की रीडिंग में आएगा कि इस सेल ने कितना वोल्टेज डिफरेंस जनरेट किया है। कैसे बनेगा वो सब सिखाते हैं एक एक करके। तो जरा देखो, एक एक करके सारी बातें बताते हैं और समझाते हैं, ठीक है। ये मैंने एक आपको सेल बना दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना पसंद करेंगे सॉल्ट ब्रिज को। ये जितनी चीजें इनके बारे में हम लोग डिटेल देंगे। बात आती है यार, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और किस काम में आता है, ठीक है। गौर से देखिएगा सब लोग, ये एक कंपार्टमेंट है, एक ये कंपार्टमेंट है, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट है। चेक करो, इस कंपार्टमेंट का इस कंपार्टमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। उसको कनेक्ट कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज कर रहा है। उसका एक पाइप इधर पड़ा है, एक पाइप इधर पड़ा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज सबसे पहली बात एक यू टाइप की ट्यूब है। ये इसके शेप के बारे में बता दिया गया। दूसरा, ये करता क्या है, कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट टू, कनेक्ट टू हाफ सेल। अब इनको हाफ सेल बोला जाता है। ये जो एक कंपार्टमेंट है, ये एक हाफ सेल, ये एक हाफ सेल। तो इस हाफ सेल और इस हाफ सेल को कनेक्ट कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, इसको और इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज कर रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज दो हाफ सेल को कनेक्ट भी करता है, ये देखिए। अब जरा देखिए, और इसमें देखो आपको अलग तरह का एक इलेक्ट्रोलाइट भरा है ना, येलो कलर का भर रखा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कहां से आता है, देखो ये एक स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट है जो KNO3 NH4Cl प्लस अगर अगर जेली, जेली को मिलाकर बनाया जाता है, और ये एक सेमी सॉलिड पेस्ट होता है। नहीं तो यार नीचे नहीं आ जाएगा। आपने उल्टी नली कर रखी है, नली उल्टी है, तो भाई इधर आ गया, इधर आ गया, तुरंत खाली हो गई, है कि नहीं।
आप एक ट्यूब में पानी लो, इधर से इधर आ जाएगा, बचा हुआ इधर आ जाएगा, वो तो तुरंत खाली हो जाएगी। तो ये सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड हमारी क्या है, ट्यूब है ये, ठीक है। उस ट्यूब में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है वो ऐसे बनाया गया है, इलेक्ट्रोलाइट ये है, उसमें जेली मिला के उसको सेमी सॉलिड पेस्ट कर लिया है। तो ये एक पेस्ट के फॉर्म में, सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में। इसकी एक खास बात होती है कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन इक्वल होती है आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। मतलब जितनी स्पीड से कैटायन भगेगा उतनी ही स्पीड से एनायन भगेगा। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट किया जाता है, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट किया जाता है कि कैटायन की स्पीड और एनायन की स्पीड लगभग बराबर रहे। क्यों? मान लो यहां पर पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज जितने समय में यहां पे आएगा उतने ही समय में, मान लो इसको निगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो उतने ही समय में निगेटिव चार्ज इधर आएगा। वो क्या करेगा, सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा। सेम स्पीड से ट्रेवल करने से क्या होता है, गौर सुनना, सेम स्पीड से ट्रेवल करने से क्या होता है, वो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑफ एक्सेस चार्ज प्रेजेंट इन हाफ सेल। हाफ सेल में जो एक्सेस चार्ज प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये। कैसे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा तो यार आयन आएंगे या जाएंगे, तो चार्ज इनबैलेंस होगा, उसको ये बैलेंस कर रहा है। तो मान लो इसके पास कैटायन एक्सेस है तो इसको एनायन सप्लाई करेगा, न्यूट्रल करना है ना। मान लो इसके पास एनायन एक्सेस है तो इसको कैटायन सप्लाई करेगा। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट है ये दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रल करने का काम करता है, कि जितना इसके पास जिस चीज की कमी होगी वो दे देगा। कैटायन कम है तो कैटायन सप्लाई कर देगा, एनायन कम है तो एनायन सप्लाई कर देगा। जैसे ये भी इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल रहे, ये भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन न्यूट्रल रहे, टोटल सोल्यूशन, मतलब कैटायन के नंबर एनायन के नंबर इसके अंदर भी सेम रहे, कैटायन और एनायन के नंबर इसके अंदर भी सेम रहे, जैसे चार्ज लगभग न्यूट्रल रहे। और न्यूट्रल रहेगा कैसे, वो सॉल्ट ब्रिज करेगा, सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट का काम होगा ये करना। तो मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ इतना फंक्शन बताया है कि इसका काम क्या है, करता कैसे फंक्शन अभी जब वर्किंग हाफ सेल पढ़ाएंगे तब आएगा। मैंने इसका काम बताया कि ये क्या कर रहा है, दो हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट है जो KNO3 NH4Cl से मिलकर बनाया जाता है। उसमें अगर अगर जेली मिलाते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट मिलाते हैं। उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट का फीचर क्या है, उसका फीचर है कि जितनी तेजी से कैटायन भगेगा उतनी तेजी से उसका एनायन भगेगा, उसको आयनिक मोबिलिटी कहते हैं। फिर मैंने बताया कि उसका एक और फीचर है कि वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है। जिस तरह के आयन की कमी होगी वो इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई करेगा। मान लो किसी को पॉजिटिव आयन की कमी हो तो उसको पॉजिटिव आयन देगा, किसी को निगेटिव आयन की कमी होगी तो उसको निगेटिव आयन देगा, जैसे सोल्यूशन न्यूट्रलाइज रहे। अच्छा, एक और चीज करता है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ लिखूंगा। एक्सप्लेन करेंगे हम लोग एक क्लास के बाद जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। देखो वो क्या है, मैं लिख देता हूं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कोई पूछ मत लेना क्या होता है, पहले बता दिया है, आज याद करके नहीं आया हूं, जब आऊंगा तब बताऊंगा। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसको कहते हैं LJP शॉर्टकट में, है ना। LJP को खत्म करता है। अभी याद नहीं है, सॉल्ट ब्रिज। हाँ देखो यार, ये एक तरह का पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल अभी कुछ पढ़ाया नहीं है तो इसको पढ़ाएं पहले, तब तो पता चलेगा कि ये कैसे निग्लेक्ट हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज लगाने से एक और काम आता है। किसी बच्चे ने कहा यार सर ये रहता क्यों फैला रहे हो, दोनों रॉड एक ही कंटेनर में डालो, पैसा बचाओ।
है कि नहीं? दोनों रॉड एक ही कंटेनर में डालो, पैसा बचाओ। तो जब एक ही कंटेनर में रॉड होती है तो ये पोटेंशियल आ जाता है। इस पोटेंशियल की वजह से इस पोटेंशियल की रीडिंग सही नहीं आती, तो हमें पता ही नहीं चलता कि यार वो रीडिंग कितनी सही है कितनी गलत है। तो इस पोटेंशियल को खत्म करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट लिए जाते हैं। और ये पोटेंशियल क्या होता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पोटेंशियल ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो उस जगह पे ये बता दूंगा कि ये पोटेंशियल क्या चीज है। हाँ ये, हाँ जब ऐसा लगा देंगे तो रीडिंग सही आएगा। यदि दोनों एक ही में डालेंगे तो इस तरह का पोटेंशियल आएगा, तो यहां तो टोटल रीडिंग मिलेगी। अब टोटल रीडिंग में सेल की पोटेंशियल कितना है और ये वाला पोटेंशियल कितना है ये नहीं पता चल पाता है, और सेल की इफिशियंसी भी कम हो जाती है। तो जरा देखो, इस चीज को अभी आप सिर्फ दिमाग में रखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, सिर्फ पॉइंट बता दिया है कि क्या है। सॉल्ट ब्रिज जो होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी खत्म करता है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में मैंने ये बता दिया कि जब दोनों रॉड को एक ही कंपार्टमेंट में डालोगे तब जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है क्या होता है बस ये नहीं बताया है। अभी मैंने बस इतना बता दिया है कि यदि सॉल्ट ब्रिज ना लेते, दोनों रॉड को एक ही कंपार्टमेंट में डालते, तो इस तरह का पोटेंशियल जनरेट हो जाता। ठीक है, ये बस मैंने बता दिया है। तो सॉल्ट ब्रिज लगाने से इस तरह का पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है। क्या होता है डिटेल नहीं है, ये डिटेल मैं एक क्लास के बाद दूंगा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। यदि वहां भूलूं तो मुझे याद जरूर दिला देना। मगर ये फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का है इसलिए यहां एक साथ लिख दिया है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है, दो हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है। दूसरा का काम कर रहा है, एलजेपी को खत्म कर रहा है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को खत्म कर रहा है। तीसरा क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट है KNO3NH4Cl का। ठीक है, उसका काम क्या है, हाँ बनता कैसे, अगर अगर जेली मिला के। उसका काम क्या है, कैटायन की स्पीड एनायन की स्पीड बराबर है और वो दोनों कंपार्टमेंट के इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को न्यूट्रल रखता है। इतना काम है उसका। तो इसकी बातें बता दें कि ये काम क्या करता है। अब बात आते हैं आगे, सॉल्ट ब्रिज वाली चीजें डिस्कस कर दी। अब इनसे जो है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे होता है ना कि इनमें से कौन सा गलत है इनमें से कौन सा सही है, तो इसी के बीच बीच के स्टेटमेंट वो उठा के बैठा होगा। तो ये जो 4-5 लाइनें लिखी हैं ये आपके दिमाग में रहे। अब जरा देखो, हाँ ZnSO4 की जगह ZnSO3 ले तो नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, इसका आंसर भी एक क्लास के बाद है। जब वर्किंग ऑफ सेल पढ़ाऊंगा ना बता दूंगा, मगर समझाना टफ हो जाएगा। जैसे SO3 लोगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन होने लगेगा, +6 है तो इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो सकता। मगर 3 लोगे तो +4 होगा, तो पता चला हम कराना चाहते हैं Zn का, हो रहा है SO3 का, तो बवाल कटने लगेगा, है ना। हाँ मान लो किसी के क्वेश्चन को यदि मैं टालूं तो वो अपना क्वेश्चन नोट रखेगा, जहां बताया है कि इस जगह पूछना उस जगह पूछ जरूर लेना, क्योंकि मैं निकलने के बाद सब भूल जाऊंगा कि किसको क्या बताया था। आपकी जिम्मेदारी है, जैसे मैंने इसको कहा है तो पोटेंशियल वाली हेडिंग में कोई ना कोई बच्चा जरूर पूछ ले कि सर एलजेपी बता दो, है ना। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन वैसे तो बता दिया मगर फिर भी तुम पूछ लो कि सर यहाँ पे ये बात थी। हाँ ये सब पढ़ के आऊंगा उस दिन। हाँ हाँ पूछो। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन और, इसको हाफ सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें आधी रिएक्शन होती है, या तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, या तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। सेल का मतलब रिडॉक्स, तो रिडॉक्स का आधा काम हो रहा है, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए नाम है हाफ सेल। ठीक है, आप लोग कुछ पढ़ा लेने दो मुझे 1-2 घंटे, सारे डाउट अपने आप खत्म हो जाएंगे, मगर फिर भी रह जाए तो खूब पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो यार, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये तो आप समझ गए। अब तुम्हारा मन है कि ये जो रॉड लगा रखी है इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या काम है। ये देखो रॉड है, हाँ तो अब इस रॉड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। अब इसके बारे में समझो, गौर समझिए। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है हर एक पार्ट के बारे में डिटेल दे रहा हूं, फिर वर्किंग ऑफ सेल आपको समझ में आएगी। अब देखो ये इसका काम क्या है, रॉड। आप अच्छे से ध्यान दो, वायर इलेक्ट्रोलाइट से कनेक्ट नहीं है, चेक करो वायर कहां कनेक्ट है, इस रॉड से। ये रॉड किससे कनेक्ट है, इलेक्ट्रोलाइट से। वायर इलेक्ट्रोलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, चेक कर लीजिए।
है नहीं है। तो ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कंडक्टर है। इलेक्ट्रोड हमेशा कंडक्टर होगा। उसका काम क्या है, इधर से इलेक्ट्रॉन पकड़ना, ऊपर पहुंचा देना, ऊपर से इलेक्ट्रॉन मिले तो नीचे दे देना। वो कंडक्टर है, उसका काम है इलेक्ट्रॉन को पास कराना। किनके किनके बीच में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और आउटर सर्किट। यहां से मिल गए तो उनको दे देगा जाके, ठीक है, उधर से मिले तो इनको दे देगा। उसका काम ये है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, इट इज ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, कंडक्ट करना। किसका, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का पास आउट करना। इसीलिए कंडक्टर होनी बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रोड एक कंडक्टर है जो क्या करता है, आउटर सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। ये देखो, आउटर सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। और काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पास आउट इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बात को अब छापा कि इलेक्ट्रोड क्या है, ये कंडक्टर है। इट इज ए कंडक्टर डिवाइस। ये कंडक्टर डिवाइस है। करता कैसे है, ये करता है कनेक्ट, कनेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड आउटर सर्किट। आउटर सर्किट का मतलब वो वायर वाला पार्ट। अच्छा, अब इसके बाद जरा समझना, इलेक्ट्रोड में एक और खास बात है, वो इलेक्ट्रॉन का पास आउट करेगा इन दोनों के बीच में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड आउटर सर्किट। कनेक्ट करने में करेगा क्या, सिर्फ कनेक्ट करके बैठ गया, नहीं, उसका काम ये है, इधर से इलेक्ट्रॉन उठाया उधर छोड़ा, उधर से उठाया इधर छोड़ा। अब जरा देखिए और समझिए, इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है। एक जो सिर्फ ये काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया पहुंचा दिया, इलेक्ट्रॉन मिले पहुंचा दिया। एक इलेक्ट्रोड ये होता है, इसको कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो सेल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो कहता है ना भाई, मेरा काम पार्टिसिपेट करना नहीं है, तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो उनको दे देंगे जाके, वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो तुमको देंगे, अपने में हम कुछ नहीं करेंगे, ना ऑक्सीडेशन करेंगे ना रिडक्शन करेंगे, हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेना देना करेंगे कि तुम भाई इलेक्ट्रॉन दो, उधर दे दिया, तुमने दिया उधर दे दिया। उसको कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। और नॉर्मल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करके इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं और पास आउट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पास आउट दोनों करेंगे, मगर इलेक्ट्रॉन पास आउट करने के दो रास्ते हैं। एक, सिर्फ इन्होंने दिया उधर पहुंचा दिया, मतलब सेल्फ में कोई रिएक्शन नहीं की। और दूसरा, सेल्फ में रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन जनरेट किए, वो पास आउट किए। तो जरा देखो अगला पॉइंट, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रोड है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको बोलोगे, डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, मतलब सेल की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। दूसरा क्या है, इसको आप नॉर्मल बोलो या इलेक्ट्रोड बोलो, नॉर्मल इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड। क्यों, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रोड सिर्फ एक दो होते हैं, सारे इलेक्ट्रोड ऐसे ही होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये रिएक्शन, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट सेल रिएक्शन। ये देखो, तो इलेक्ट्रोड दो तरह के होंगे, एक जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोड की ये 4 पॉइंट हमें ध्यान रखने, यही 4 पॉइंट होते हैं। वो कंडक्टर होता है, वो इनर सर्किट आउटर सर्किट को कनेक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। दो तरह के होते हैं, एक जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन के साथ सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, मतलब सेल्फ में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन भी करते हैं।
बच्चों ने कहा ठीक है, आप कह रहे हो मान लेते हैं। अब जरा देखो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के टाइप। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में जो सबसे पहला इलेक्ट्रोड आप पढ़ोगे वो देखो जरा, मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इन्हीं को हाफ सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आधी रिएक्शन इसमें हो रही होती है। देखो, जब तक ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं खत्म होगा तब तक क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हो सकते। अभी एक साथ देंगे क्वेश्चन, टेंशन ना लो। बच्चे नहीं मान रहे? अच्छा, रो मत, आंसू पोंछने के लिए घर वालों को बुला रहे हैं। और अभी मत रो भाई, अभी बहुत रोना बाकी है, अभी पेपर हुआ नहीं है, पहले से ही रहता फैला रहे हो बच पहले से ही बेटा मुहिम बना रहे हो कि रोने की प्रैक्टिस कर लो, उस दिन रोना पड़ेगा। देखो बच्चों, हाँ भाई, अकेले हम ही फिगर ना बनाए। देखो मैंने क्या किया, जरा गौर से देखो। मैंने लिया मेटल की रॉड। जिस मेटल की रॉड लोगे, गौर सुनते जाए, जिस मेटल की रॉड लोगे उसी मेटल के आयन का इलेक्ट्रोलाइट लोगे। निगेटिव आयन पर हमें फोकस नहीं करना है, वो क्या है इतना मतलब नहीं है, मगर जिस मेटल की रॉड लोगे उसी मेटल के आयन का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इसका कंपोजिशन क्या है? इसका कंपोजिशन ये है, मेटल रॉड प्लस मेटल आयन एक्वस सॉल्यूशन। मेटल की रॉड को उसी मेटल के आयन में आपको डालना है। ये देखो इस तरह से। अब होगा क्या, गौर से देखो, ध्यान दीजिए। तीन पॉसिबिलिटी है, 1 2 और 3। क्या तीन पॉसिबिलिटी है? आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये देखो रॉड है, ध्यान दीजिए सब लोग। रॉड हमारी न्यूट्रल होती है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव चार्ज। तो देखो मैंने ये रॉड बना दी, Zn2, मान लेते हैं Zn की रॉड है। बातों को समझाने के लिए ऐसा किया है, नहीं तो आप सब जानते हैं कि इस तरह से रॉड के अंदर एटम नहीं रहता है ना। मगर आपको पता ही है केमिस्ट्री मन की आंखों से चलती है, तो इस वजह से थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। रॉड हमारी है, न्यूट्रल है रॉड, ठीक है, ऐसे रॉड है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जब रॉड सोल्यूशन में डिप्ट है, ऐसे आपने डाल रखी है, तो इसमें क्या होगा, आयन आके कोलिजन करेंगे। क्यों? इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो भाई के पास आयन तो ही है, तो जब भाई के पास आयन है तो कोलिजन करेंगे। अब कोलिजन करने पर क्या क्या हो सकता है, तुमने ठक ठक किया, तो अब क्या है, वो गेट खोल के या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा या कैटायन दे देगा या कुछ नहीं देगा, मना कर देगा, भगा देगा, है कि नहीं। आयन ने क्या आयन ने क्या किया, कोलिजन किया। तो कोलिजन करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो भाई ये क्या करे, कैटायन दे दे या इलेक्ट्रॉन दे दे या कुछ ना दे। अब यदि मान लो कुछ नहीं देता है तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, और कोई रिएक्शन नहीं हुई तो इसका मतलब सेल काम नहीं कर रहा है, सेल बना ही नहीं, काम तो बाद में करेगा, तो हम उसको करेंगे नहीं, भगा देंगे भाई। मतलब वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब है, इसका मतलब हमें रॉड चेंज करनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चेंज करना चाहिए। तो ये तो मैथमेटिकल तीन पॉसिबिलिटी है, कैटायन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए या कुछ ना हो। यदि कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहां सेल रिएक्शन नहीं होगी और सेल बनेगा ही नहीं। तो ये तीसरी वाली पॉसिबिलिटी मैथमेटिकली है मगर केमिकल नहीं है।
क्यों ऐसा कंपोजिशन हम बनाएंगे क्यों जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है? हम तो सेल पढ़ा रहे हैं ना, तो हमें तो बनाना पड़ेगा, या तो हम ऑक्सीडेशन कराएंगे या रिडक्शन कराएंगे। तो तीसरी पॉसिबिलिटी खारिज, मतलब वो अपने को करना ही नहीं है। तीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना? तो कटायन, पहली पॉसिबिलिटी कटायन रिलीज, उसने कटायन रिलीज कर दिया। अब देखो कटायन रिलीज करने को दिखाते कैसे हो, गौर समझना। ये रॉड थी, रॉड ने कटायन दिए, तो कटायन किसको दिए भाई? रॉड किस में पड़ी है? सोल्यूशन में। तो कटायन सोल्यूशन में गए, और जैसे गए वैसे ही हाइड्रेटेड हो जाएंगे। तो जैसे ही कटायन आया तो ये इक्वस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रॉड के अंदर ही है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी गए यार। मगर हम इक्वेशन लिखते समय चार्ज को बैलेंस करके दिखाते हैं, नहीं तो ये बहुत फर्जी बना के बवाल चल रहा है। देखना, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, कटायन यहां है। अब लिखने में ऐसा लिखा हुआ है, लग रहा है कि भाई कटायन निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन दोनों उसी में पड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये कटायन निकल आया, ये पानी में आ गया, ये तो इसी के अंदर है ना, वो थोड़ी जाएगा, वो अपना रॉड के पास है। अब रॉड किसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं देगा वो अपनी बात की बात है, अभी कितनी बात हो रही है वो है। ये यहां पे आ गया, मगर रिएक्शन लिखते समय चार्ज को बैलेंस करके दिखाते हैं, इसलिए +2 लगा है। तो देखो जब कटायन निकाला तो ये हो गया। अब जरा ये देखो क्या हो रहा है, +0 से +2 ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो गया। मान लो दूसरी पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, वो कटायन ना करे। यदि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन में। आप लोग इलेक्ट्रॉन की बात जानते हो, बहुत ही बदमाश है, वो अकेले रुकता ही नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है तो किसी को गेन करना पड़ेगा, उसकी मुसीबत है। तो यहां से यदि इलेक्ट्रॉन निकल आए तो वो गए कहां? पानी के अंदर। अब माइनस है, कौन लेगा? प्लस, कटायन। कटायन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और सॉलिड बना दिया। अब ये जो सॉलिड होगा या तो यहां कहीं चिपक जाएगा या फिर रॉड में कहीं चिपक जाएगा, ऐसे कोई एक काम कर रहा होगा। तो रॉड या तो कटायन निकालेगी, जब कटायन निकालेगी तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन की तरह काम करने लगेगा, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसका नाम एनोड रख दिया जाता है। तो यदि ऑक्सीडेशन हो गया तो इसी को हम एनोड बोलने लगे, और यदि रिडक्शन हो गया तो इसी को हम कैथोड बोलने लगे। ये देखो, तो कोई भी हाफ सेल दोनों काम करता है, एक काम नहीं करता है कि वो सिर्फ ऑक्सीडेशन करेगा या सिर्फ रिडक्शन करेगा। उसके पास क्षमताएं हैं दोनों काम करने की। करेगा कौन सा ये समय बताएगा। जब दोनों अटैच होंगे तब वो मिल बांट के अपना बात कर लेते हैं कि भाई तुम ऑक्सीडेशन कर लो, मैं रिडक्शन कर लेता हूं, भाई एक काम करो तुम रिडक्शन कर लो, हम ऑक्सीडेशन कर ले। अकेले में कुछ नहीं, ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, ठीक है, उसके पास दोनों पावर है। ऑक्सीडेशन करेगा तो किस तरह से करेगा, रिडक्शन करेगा तो किस तरह से करेगा, ये बता दिया है। तो जब मेटल की रॉड को मेटल के आयन में डाल दिया जाता है तो उसको मेटल आयन हाफ सेल बोलते हैं। वो वर्क कैसे करता है, कुछ इस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। तीन पॉसिबिलिटी थी, उसमें से एक पॉसिबिलिटी है कटायन बाहर आ गए तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो बोलते हैं रिडक्शन हो गया। अब आप देखो रॉड से बाहर आया है कटायन, रॉड ने अपने में ऑक्सीडेशन कराया है, रॉड पार्टिसिपेट कर रही है, चेक करो। Zn क्या था? रॉड था, और रॉड देखो यहां लिखी है, रॉड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, देख लो आप, है। तो रॉड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, इसका मतलब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो मेटल आयन ऐसे काम करता है और इस तरह से होता है। अब आप लोग जब इतना पढ़ चुके हो तो अब धीरे धीरे क्वेश्चन भी पूछते जाएंगे। जरा ये बताना, ये सेल किस टाइप के दो हाफ सेल से मिलके बना है? ये सेल किस टाइप के दो हाफ सेल से मिलके बना है? बताओ, हम बहुत मारेंगे तुम लोगों को। मेटल है और मेटल का आयन है, तो ये मेटल एंड हाफ सेल से मिलके बना है ना, और ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड है, इनर्ट कैसे हो गए? अभी पढ़ाया है कि मेटल एंड हाफ सेल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अब कह रहे हो ये इनर्ट है। अरे जिसको पढ़ाएंगे नहीं उसको कैसे पूछ लेंगे यार, इतना तो समझो। ये देखो, ये देखो,
है, कैटायन बाहर आए, इलेक्ट्रॉन बाहर आए, तो रॉड क्या है, पार्टिसिपेट कर रही है। तो हाँ हाँ पूछो पूछो, तेजिस बोलो, डरो नहीं, मेरे पास कान तक तो आवाज आए मेरे, पूछो पूछो क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो कि हम बोले थे कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा उसको दे देगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा इसको दे देगा। हाँ बिल्कुल यही बोले थे। यहां क्या हो रहा है, कैटायन भी तो आ रहे हैं, तो फिर ये सेल्फ में रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, देखो, तो फिर ये नॉर्मल हुआ ना। वो सिर्फ इतना करेगा, वो किसी तरह की रिएक्शन नहीं होगी, रॉड से कुछ नहीं आएगा ना, रॉड कुछ देगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो अपना उठाया चल दिया, वहां जाके छोड़ाया, उसने इलेक्ट्रॉन दिए उठाया चल दिया, वहां जाके छोड़ाया। इसमें किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं। यहां तो खुद रिएक्शन कर रहा है ना, ये देखो, है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने कैटायन दे रहा है ना। अच्छा, अब जरा देखिए, इसके बाद पार्ट बी, गैस, गैस आयन। हाँ बेटा, अब कल बनाना इलेक्ट्रोड, सब कुछ आज ही बनाओगे तो यार तुम पास नहीं हो जाओगे, और फिर सेलेक्ट हो गए तो हम पढ़ाएंगे किसको। तो अभी, अब कल देखिए, अब गौर से देखो, मेटल, मेटल आयन हाफ सेल बताते हैं। एक केमिस्ट्री इतनी देर में सीख पाए, बायो कैसे सीखे। अच्छा हाँ, पॉसिबिलिटी थ्री नहीं, पॉसिबिलिटी थ्री, एक मिनट रुक जाओ भाई, बहुत टफ चैप्टर चल रहा है अभी, 3 दिन बाद 4 दिन बाद रोते गाते नजर आओगे सर, कुछ थोड़ा समझ में कम आया है सर। सर इस टाइप का केस का क्वेश्चन हो नहीं रहा है सर, अभी समझ लो, अभी समझ लो, अभी तुम्हें हलवा लग रहा है, मगर थोड़ी देर बाद जब बहुत सारा कुछ हो जाएगा और 15-20 दिन गुजर जाएंगे, तब तुम कहोगे हाँ यार कुछ तो बताया था। तो इसलिए ध्यान दो इधर। तीसरी पॉसिबिलिटी, हाँ तीसरी पॉसिबिलिटी आ जाओ, अब बस शांति पकड़ लो, है ना, नहीं तो भगाना पड़े, इससे अच्छा है कि पढ़ के बैठ के पढ़ लो। हाँ बेटा, तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि कैटायन भी रिलीज ना हो, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज ना हो। अच्छा, जब कैटायन भी नहीं जाएगा, एनायन भी जाएगा, तो रिएक्शन तो होगी नहीं, जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो सेल काम ही नहीं करेगा, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रही है भाई, एनर्जी बनी नहीं रही है तो कन्वर्ट कैसे होगी, है ना। तो ऐसा हमें प्रोसेस पढ़ना ही नहीं है। उसका रीजन है, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन तो कराएंगे ना। तो मैथमेटिकली 3 पॉसिबिलिटी है, उसमें से तीसरी पॉसिबिलिटी होने का मतलब है कि इस तरह का सेल नहीं बन सकता है, रिएक्शन ही नहीं होगी तो वो डिवाइस ही नहीं बनेगा, और डिवाइस ही नहीं बनेगा तो हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल तो तभी कैलकुलेट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। इनर्ट का काम क्या है वो बताऊंगा। जब ये कैटायन और एनायन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा ना, सेल में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसी का होना चाहिए। मान लो रॉड का नहीं हुआ तो आयन का होना चाहिए, ना तो आयन का हो रहा है ना रॉड का हो रहा है, इसका मतलब यहां कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। और जब तक रिएक्शन नहीं होगी तो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आप जो समझ गया, इसमें रिएक्शन नहीं हो रही, साथ में इसमें भी नहीं हो रही है ना। तो तीसरी पॉसिबिलिटी इसलिए मना कर रखी है। अब जरा गौर से देखो, गैस, गैस आयन हाफ सेल, जितने भी सेल बनाओगे, जितने भी सेल आप बनाओगे आपके सिलेबस में आएंगे, वो 2 तरह के कॉम्बिनेशन है, या तो मेटल, मेटल आयन को जोड़ा गया होगा, या मेटल और गैस आयन को जोड़ा गया होगा, बस 2 ही तरह के हाफ सेल को जोड़कर सेल बनाया गया होगा आपके सिलेबस में। तीसरा कोई हाफ सेल वो यूज नहीं कर रहे होंगे, होते 4 तरीके के, मगर आपके में 2 ही आते हैं। मेटल, मेटल आयन हाफ सेल को मेटल, मेटल आयन हाफ सेल के साथ जोड़ दो, जैसे अभी देखो, मेटल रॉड थी Zn, उसको डाला गया जिंक सल्फेट में, मेटल, मेटल आयन हाफ सेल, मेटल, मेटल आयन हाफ सेल जोड़ा, सेल बन गया, जिसको आप डैनियल सेल कहते हो। ये आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ZnSO4 वाला। ऐसा क्या है कि घूम फिर के ZnSO4 बना रहे हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया है तो उसी से क्वेश्चन पूछेगा वो।
ठीक है, नहीं तो सेल तो हजारों होते हैं। गैस गैस आयन हाफ सेल कैसे काम करता है, क्या होता है, जरा इसका देखो। देखिए इसके फिगर को बनाते हैं, ठीक है, जैसे आप समझ पाए कि किस तरह से ये काम करेगा। देखो बच्चों, अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए, पूरा बन गया है फिगर। अब बताता हूं, देखो मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, पानी भर लिया, ठीक। उस कंटेनर में मैंने क्या किया, एक यू टाइप की ट्यूब डाल दी, मतलब एक ट्यूब डाल दी ऐसे, और उसके अंदर एक वायर डाला है, ये प्लेटिनियम वायर है, ये प्लेटिनियम वायर है। और इसमें एक चक्टी लगी हुई है, प्लेट लगी हुई है, जिसमें प्लेटिनियम की पॉलिश कर रखी है। प्लेटिनियम महंगा होता है, इस वजह से हम प्लेटिनियम की प्लेट नहीं लगा पाते, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, उस पर पॉलिश मार देते हैं प्लेटिनियम की। ऊपर से मैंने क्या किया, एक गैस प्रेशर के थ्रू सप्लाई किया, वो कोई भी गैस ले लो, हाँ, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, कोई भी लो। जिस गैस को लोगे उसी गैस का आयन यहां लोगे सॉल्यूशन के फॉर्म में। या सॉल्यूशन किसका लेना है, जिस गैस को यहां पास कराया जाएगा उस गैस का करस्पॉन्डिंग आयन यहां पे लिया जाएगा। हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हो तो एच आयन का सोल्यूशन होना चाहिए, क्लोरीन को पास कराओगे तो Cl आयन का सोल्यूशन होना चाहिए, ऑक्सीजन को पास कराओगे तो OH आयन का सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का आयन O डबल निगेटिव होता है, वो पानी में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो वाटर के H आयन को गेन करके OH आयन बना देता है और OH आयन एग्जिस्ट करता है। तो जरा देखो, यदि हाइड्रोजन गैस लोगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो H आयन का होगा, क्लोरीन गैस लोगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो Cl आयन का होगा, ऑक्सीजन गैस लोगे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो OH आयन का होगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई कि हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर के थ्रू गैस सप्लाई करेंगे और सोल्यूशन किसका लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आयन का। हाइड्रोजन है तो H आयन का लेंगे, अब आप जानते ही हो सिर्फ कैटायन चलेगा नहीं, उसके साथ एनायन होगा, तो हम H2SO4 ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब गैस यहां से पास कराई, अब देखते जाइएगा, गैस यहां से पास कराई, गैस आती जा रही है, ये गैस आ गई। अब आयन इधर टहल रहे हैं, अब दोनों के दोनों इस प्लेट पे कोलिजन कर रहे हैं, गैस भी कोलिजन कर रही है, आयन भी कोलिजन कर रहा है, ये देखो, ठीक है। गैस का भी कोलिजन हो रहा है, आयन का भी कोलिजन हो रहा है। अब देखो क्या क्या हो सकता है, इसका कंपोजिशन क्या है, आप गैस लोगे प्लस गैस के
आयन का एक्वस सॉल्यूशन लोगे, मतलब गैस के आयन का एक्वस सॉल्यूशन, ये कंपोजिशन है। गैस लिया, गैस के आयन का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ये कंपोजिशन है। अच्छा, इलेक्ट्रोड कौन सा लगाओगे? प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लगाओगे, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लगाएंगे। अब काम कैसे करेगा जरा गौर से देखो। हाइड्रोजन गैस ने कोलिजन किया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस कोलिजन करके 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी, एचआयन बन गए। एचआयन पानी में चले गए। अब पानी में जाएंगे तो वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे, एक्वस। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी प्लेट पे रुक गए। बैलेंस करने के लिए यहां दिखाया है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लेट पे रुक गए। वायर ने पकड़े, जाके अपना वोल्टामीटर में आउटर सर्किट में दे दिए। क्या हुआ फिर से सुन लो। हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन गैस ने कोलिजन किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इलेक्ट्रॉन अपना पट्टी के पास है, प्लेट के पास है, वायर के पास है। एचआयन पानी में चला गया, हाइड्रेटेड हो गया। अब ये देखो 0 से +2 है, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये आपसेल अब ऑक्सीडेशन बोला जाने लगा और इसको नाम दे दिया गया एनोड। जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। कहीं पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका नाम एनोड है। अच्छा, हो गया, ठीक है। अब एचआयन भी कोलिजन कर रहा है, मान लो एचआयन कोलिजन कर रहा है। वायर को 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिले, वायर आया, एचआयन को दे दिया। बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन वायर को मिले, वायर आया और एचआयन को दे दिया। जैसे ही एचआयन को दे दिया, भाई इलेक्ट्रॉन हमेशा कैटायन को मिलेंगे, कैटायन सॉल्यूशन में एक ही है, एचआयन है। तो जैसे ही मिले ये गैस बन गई, गैस बन गई, गैस अपना ऊपर निकल गई ऐसे ऊपर की ओर। और ये क्या हो गया? रिडक्शन। क्यों? +1 से 0, तो इसका नाम रख दिया गया कैथोड। ये देखो, इसका नाम रख दिया गया कैथोड। या तो वो ऐसा करेगा या ऐसा करेगा, कोई एक काम कर रहा होगा, या तो वो ये काम कर रहा होगा या ये काम कर रहा होगा। क्या हुआ फिर से समझो। ये प्लेट थी, इस पर गैस ने भी कोलिजन किया, इस पर आयन ने भी कोलिजन किया, ठीक है। ऊपर से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, सूखा पड़ा हुआ है ऊपर, तो गैस ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन दिए और एचआयन के फॉर्म में सोल्यूशन में आ गया है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने पकड़े, जाके आउटर सर्किट को दे दिए। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? आउटर सर्किट से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और एचआयन को दे दिए। एचआयन गैस बन गई और ऊपर उड़ गई, क्योंकि गैस तो इसमें डिसॉल्व होगी नहीं, है कि नहीं? गैस डिसॉल्व तब हो रही है जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है आयन के फॉर्म में, अपना गैस ऊपर निकल गई। अब इनमें से कोई एक हो रहा होगा, कौन होगा ये पता नहीं है। ये तभी पता चलता है जब दोनों आपस में मिलके बैठेंगे, मतलब जब सेल बनेगा। इंडिविजुअल हाफ सेल कुछ भी हो सकता है, वो एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है। वो तब तक कुछ पता नहीं चलता है जब दूसरा सेल उससे कनेक्ट ना हो, उससे पहले कुछ नहीं। पावर हर हाफ सेल के पास दोनों है, वो एनोड की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। और यदि काम नहीं कर सकता है तो उस टाइप के सेल आप पढ़ते ही नहीं हो। आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही क्यों पढ़ा? गैस तो बहुत सारी है भाई। फ्लोरीन इलेक्ट्रोड क्यों नहीं पढ़ लिया? आयोडीन इलेक्ट्रोड क्यों नहीं पढ़ लिया? SO2 गैस का इलेक्ट्रोड क्यों नहीं पढ़ लिया? क्योंकि जो काम करेगा उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो, ये है गैस गैस आयन हाफ सेल। अब आपके पास जितने भी सेल होंगे, इन्हीं में से 2 को जोड़ के बनाए जाएंगे। या तो दोनों मेटल मेटल आयन हाफ सेल को जोड़ दिया, या दोनों गैस गैस आयन हाफ सेल को जोड़ दिया, या एक मेटल मेटल आयन हाफ सेल, एक गैस गैस आयन हाफ सेल को जोड़ दिया और सेल बना लिया। अब जरा गौर से समझो, इस पूरी रिएक्शन में कहीं प्लेटिनियम ने पार्टिसिपेट किया? इलेक्ट्रोड कौन है? ये देखो, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उधर आउटर सर्किट है। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और आउटर सर्किट को ये रॉड जोड़ रही है, ये वायर जोड़ रहा है, तो यही तो इलेक्ट्रोड है। मगर सेल रिएक्शन में कहीं प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन लिखा है? यहां चेक करो,
सेल रिएक्शन में क्या Zn का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन लिखा है? लिखा है। तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड है क्योंकि सेल रिएक्शन में देखो यूज हो रहा है, और यहां पे प्लेटिनियम कहीं यूज नहीं हो रहा है। या प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। अब जरा गौर से देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन बच्चों का फंसता है। कैसे फंसता है, जरा गौर से देखो। ये गैस है और ये, तो ये लिखा कैसे जाता है? हाँ हाँ, बस खत्म कर दिया। लिखा कैसे जाता है? जैसे देखो ये गैस है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, पीटी। हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। पीटी हाइड्रोजन गैस, HN इक्वस, फिर इसको लिखो, देखो HN लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, HN इक्वस हाइड्रोजन गैस पीटी। पीटी हमेशा उधर होगा जिधर हाइड्रोजन गैस होगी। अभी लेफ्ट में हाइड्रोजन गैस है तो लेफ्ट में लिखा गया है, राइट में हाइड्रोजन गैस है, राइट में लिखा गया है। और ये सिर्फ ये बता रहा होता है कि इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, वो सिर्फ ये बता रहा होता है कि उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। आवाज नहीं करो यार। बच्चों को ये लगता है कि यार पीटी का क्या रोल है, क्यों? क्योंकि अचानक कोई हाफ सेल आएगा गैस वाला, तो आप जब सेल रिएक्शन बनाओगे, हाफ सेल दिया है इस टाइप का और सेल रिएक्शन बनानी है, तो तुम पीटी का भी कुछ ना कुछ कराने की कोशिश करोगे कि ये पीटी का वर्क क्या है। पीटी का कोई वर्क नहीं है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। वो हमेशा गैस के पास लिखा जाएगा कॉमा लगा के। गैस अभी हमारी लेफ्ट में थी तो लेफ्ट में लिखा गया, गैस हमारी राइट में है तो राइट में लिखा गया। देखो यहाँ गैस लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लिख दिया, गैस राइट में है तो राइट में लिख दिया। और लिखा हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है, गैस ऑब्लिक HN, HN ऑब्लिक गैस। पीटी कहां जाएगा? जिधर गैस है वहां कॉमा लगा के लिख दिया गया। उसका कोई रोल नहीं है, वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि भाई इस हाफ रिएक्शन में या इस फुल रिएक्शन में इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया गया है जिसका नाम पीटी है। इनर्ट इलेक्ट्रोड हमारे पास मेनली दो आएंगे, ग्रेफाइड और पीटी, प्लेटिनियम। या तो प्लेटिनियम होगा या ग्रेफाइड होगा, इसके अलावा कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब देखो, हाफ सेल पढ़ा दिए और सॉल्ट ब्रिज पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में आपको वर्किंग ऑफ सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। हाँ पूछो। पूछो। अच्छा, लिखना है। समझ तो पा रहे हो सब लोग क्या हुआ है? तो बस ठीक है।